हेलो बच्चों। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, वॉल्यूम का एक्सपेंशन देखे थे कि अगर कोई भी सॉलिड जो है वो तीनों डायमेंशन से अगर एक्सपैंड होने लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन। यस और नो। तो हम लोग का जो सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन है वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद लिक्विड आता है और गैस आता है। तो लिक्विड एंड गैस में हम लोग के सिलेबस पे ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम ही है, ऐसा भी मतलब बहुत सारा न्यू चीज़ तुम लोग नहीं सीखोगे, ठीक है। तो बात क्या है बच्चों कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पे जाने से पहले थोड़ा सा पार्ट हम लोग और जान लेते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ऑल्दो ये सब चीज़ें तुम लोग बुक से खुद ही पढ़ सकते हो, ठीक है। ये क्या पढ़ा है बोलो, एप्लीकेशन पार्ट। इसमें एक दो बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक लिखा नहीं रहे हैं, बुक से थोड़ा सा पढ़ लेना। बुक में काफ़ी अच्छा दिया गया है, मेरा काम समझाना है इसलिए हम थोड़ा सा समझा के छोड़ देते हैं। ये वाला चीज़ क्या है कि रेलवे ट्रैक में अगर तुम देखोगे, पहला जो एप्लीकेशन आता है दैट इज़ रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो तुम लोग रेलवे ट्रैक में अगर देखोगे तो दोनों लाइंस के बीच में ना गैप होते हैं, दोनों रेल के बीच में जो गैप होते हैं। हम ऐसे वैसे वाला गैप की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे एक रेल ख़त्म हुआ उसके बाद स्टार्ट हो रहा है तो दोनों के बीच में गैप होते हैं। क्यों गैप होते हैं? गैप इसलिए रखते हैं जानबूझ करके कि जैसा रेल चलता है ना उसके ऊपर तो बहुत सारे फ्रिक्शन होते हैं यार। मतलब तुम सोच रहे हो इतना बड़ा ट्रेन है और रेल जो है दोनों के बीच में लगातार फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, हीट जनरेट होने लगते हैं। अगर तुम दोनों हाथ को घिसोगे तो गर्म ना हो जाएगा। तो वहाँ पे सोचो इतना हेवी सा एक ट्रेन है जो रेल के ऊपर से चल रहा है, दोनों के बीच में तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, उसमें हीट जनरेट होता है। तो अगर हीट मिल जाएगा रेल को, जो नीचे बिछा हुआ है रेल है उसको अगर हीट मिल जाएगा तो वो क्या होना चाहेगा, एक्सपैंड होना चाहेगा। और उस एक्सपैंड के लिए उसको अगर जगह नहीं मिलेगा, मतलब ये गैप अगर तुम नहीं रखोगे, अगर पूरा ऐसे ही लगा दोगे, एक दूसरे के साथ ऐसे चिपका दोगे, तो एक्सपेंशन करने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर तुम गैप रखते हो तो एक्सपेंशन सही हुआ और ठीक है, मतलब चीज़ें ठीक ठाक रहा। लेकिन अगर किसी ने गलती से दोनों रेल के बीच में गैप नहीं रख दिया और इतना हीट जनरेट हो गया ताकि रेल एक्सपैंड करे, तो अगर उसको एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। ये था हम लोगों का पहला एप्लीकेशन, हम लोग लिख सकते हो यस और नो। दूसरा एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, दूसरा एप्लीकेशन क्या है चलो, दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि जो ब्रिज होते हैं ना, ब्रिज देखना, कभी भी बड़ा ब्रिज देखोगे तो उसके नीचे ना चक्का देखने को मिलता है। कहाँ पे, वो जो पिलर्स होते हैं ना वो ऐसे ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे एक पिलर है, मान लो यहाँ पे एक पिलर है और यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रिज रखा गया है, तो इसके नीचे देखना चक्का सा लगा हुआ होता है, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रिज है, जैसे भी स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, ठीक है। तो बात क्या होती है ना, वहाँ पे नीचे ना चक्का टाइप का लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं रोलर्स। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, उसको बोलते हैं रोलर्स, ठीक है। रोलर्स लगे हुए होते हैं चक्का टाइप का। क्यों लगे हुए होते हैं कि गर्मी के टाइम पे, समर पे, जनरली इन समर क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है ना, मेटल का बना हुआ है। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी उसके अंदर आएगा, मेटल के अंदर देख, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सन जो है वो हीट एनर्जी क्या करेगा, इसको देगा और ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब करता हुआ रहेगा ना। ये क्या करेगा बच्चा लोग, अब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही अब्जॉर्ब करेगा थर्मल एक्सपेंशन होगा ना। तो अगर तुम थर्मल एक्सपेंशन के लिए अगर तुम उसको जगह नहीं दोगे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उसको तो एक्सपेंड करना ही करना है। अगर उसको जगह नहीं मिला तो वो क्या कर जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, ब्रिज टूट सकता है। तो इसलिए रोलर्स जो होते हैं ये एडजस्ट करते हैं। अगर मान लो एक्सपेंड होना चाहता है तो ये सामने जाता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है तो पीछे आता है, डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने क्या किया, नीचे रोलर्स लगा दिए, ठीक है। नीचे क्या किया, रोलर्स लगा दिए ताकि मेरा ब्रिज जो है वो सही से रहे, कि एक्सपेंशन की वजह से भी कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है।
तो इसलिए ब्रिज के नीचे गौर करना, गोल गोल सा रोलर होते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड एप्लीकेशन जो होते हैं वो टेलीफोन वायर्स लाइन, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये होते हैं टेलीफोन वायर्स के जो लाइंस बिछे हुए होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, ठीक है। तो इससे ना यहाँ तक टेलीफोन लाइंस कनेक्टेड जो होती है कुछ ऐसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे टेलीफोन लाइंस को बिछाया जाता है, ठीक है। अगर मान लो एक पागल सा इंजीनियर आ गया, ठीक है, एक पागल सा इंजीनियर आ गया, वो क्या किया, टेलीफोन वायर को ना एकदम पूरा अच्छे से टाइट करके बांध दिया है, कोई लूज नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक इंजीनियर था जो ऐसे बनाया, और एक इंजीनियर जो था एकदम पूरा टाइट करके अच्छे से बांध दिया। नहीं, मुझे देखना भी तो चाहिए ना कि कौन अच्छा दिख रहा है, तो वो क्या किया, एकदम टाइट से पूरा अच्छे से बांध दिया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, इस दोनों में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा, ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ विंटर, मतलब अगर विंटर की अगर आप बात करोगे तो उसमें क्या होता है ना, ठंड की वजह से वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। तो ये इसको तुम पूरा अच्छे से फिक्स करके बांध दिए हो, ये अगर छोटा होना चाहेगा, तो क्या होगा, तार को तोड़ डालेगा ना। इसको छोटा होना ही होना है, उसके लिए कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन जैसे होता है ना कि उसको एक्सपैंड करना ही करना है, वैसे विंटर पे भी क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो कर सकता है ना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको बचाने के लिए तो कोई है नहीं, ये तो अपना आप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे अगर इसको तुम पूरा अच्छे से बांध दिए हो तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टेलीफोन वायर्स जो होगा ये टूट जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लूजली करके रखते हो लाइक दिस, तो क्या होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और तुम्हारा टेलीफोन वायर जो है वो बच जाएगा, तुम्हारा टेलीफोन वायर जो है वो बच जाएगा, ठीक है, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ना थोड़ा सा लूजली रखते हैं, तो इसको बोलते हैं सैग कराना, या फिर सैगिंग बोल सकते हो। सैग मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल हाइट है उससे तुम कितना नीचे इसको रख सकते हो, दैट हाइट, जो हाइट तुमने लिए हो ना, इसको बोलते हैं सैग। इसको क्या बोलते हो, चलो इसको बोलते हैं सैग कराना, ठीक है, या फिर सैगिंग भी बोल सकते हो, या फिर सैगिंग भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग जो लिखना चाहते हो, ठीक है। सैग मतलब होता है वो जो लूजली आपने उसको छोड़ दिया है, तो हॉरिजॉन्टल से कितने नीचे है, दैट इज कॉल्ड सैग, या फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं सैगिंग करना। मेरी बात समझ में आया? तो ये कुछ चीज़ें था जो आपके एग्जाम पे काफ़ी पूछे जाती है। और एक चीज़ होता है, जैसे वो होते हैं ना व्हील्स, जो होते हैं ना, काऊ का मानो या फिर हॉर्स का मानो, जो व्हील्स होते हैं उसके चारों तरफ देखना एक लोहे का बेड़ी टाइप का होता है। अगर तुम ये व्हील्स की बात करोगे, तुम लोग कभी चढ़ते नहीं हो, पहले ज़माने पे था, हम जब छोटे थे तब वही एक सहारा था जो हम लोगों को ले जाता था, क्या, बैलगाड़ी। तो वो जो काव उसको ले करके चलते हैं, पुल करके ले करके चलते हैं, वो जो चक्का होते हैं या फिर हॉर्स बोलो, जो भी बोलो, तो चक्का होते हैं ना, वो लकड़ी का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है बच्चा? वुड का बना हुआ होता है करके टाइम पे, तो ये वुड का बना हुआ होता था, ठीक है। तो क्या होता, रास्ता जो था बहुत अच्छा था नहीं, तो वहाँ पे वुड एंड रास्ते के बीच में क्या होगा, घोर कलीशन होगा या फिर फ्रिक्शन होगा, तब जा करके वो टूट सकता है। तो इसकी वजह से ना इसके चारों तरफ क्या कर देते थे, आयरन का एक बेड़ी पहना देते थे, आयरन का एक बेड़ी ना हम लोग पहना देते थे, ठीक है, ताकि ये खराब ना हो जाए, जल्दी खराब तो होता ही है लेकिन जल्दी खराब ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आयरन का बना हुआ होता है, लोहे का जनरली। क्यों लोहे का बना हुआ होता है? खर्चा कम होता है और अच्छा भी है, थोड़ा सा रोक लेता है इसको खराब होने से। तो चारों तरफ हम लोग क्या लगा देते हैं ना, आयरन का बेड़ी पहना देते हैं। तो इसको पहनाएंगे कैसे, पूरा फिक्स होकर रखना पड़ेगा ना, मतलब जो वुड है उसको पूरा पकड़ करके रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा लूज होगा तो ये तो निकल जाएगा फिर। तो इसको पहनाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि एक गोल सा रिंग लेते थे, ठीक है, मतलब रिंग तो अपने साइज का ले लिए, ठीक है, उसके वुड के साइज का ही लिए है। अब उसको क्या करते, गर्म करते थे। गर्म करने से क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो वो रिंग काफ़ी बड़ा हो गया। अब बहुत आसानी से
क्या होगा, इसके अंदर ये वुड का जो टुकड़ा है वो चला जाएगा। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट होने देते हैं, मतलब ठंडा करने देते हैं, तो क्या होगा, धीरे 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 छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा और अपने साइज में आ जाएगा। जैसे ही अपने साइज में आएगा तो इसको क्या होगा, जड़ से पकड़ लेगा, लाइक दिस। ये मान लो तुम्हारा वुड है, ठीक है, ये तुम्हारा जो खांचा था, मतलब जो बेड़ी तुमने बनाए, जो रिंग तुमने बनाए वो ऐसा है, तो ये तो घुस नहीं रहा था, ठीक है, तो घुस नहीं रहा। अब इसको क्या किया, थर्मल एक्सपेंशन दी तो बड़ा हो गया। अब ये बहुत आसानी से घुस गया, अब इसको ठंडा करो, कॉन्ट्रैक्ट करो कॉन्ट्रैक्ट करो कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जड़ से पकड़ लेगा, तो ये अच्छे से वो बेड़ी के चारों तरफ अच्छे से फिक्स्ड हो जाता था। तो इसके लिए भी थर्मल एक्सपेंशन का, ये भी हम लोगों का डेली लाइफ का एक यूज़ है। अभी तो ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन पिछले ज़माने पे ये बहुत ज़्यादा यूज होते थे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। मेरी बात समझ में आई ना बच्चों? ओके, ठीक है, समझ में आ गया, मिटाऊं इसको? ओके, अब बात क्या होती है, अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये अब थोड़ा सा हम लोग को जानना होगा होता क्या है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तुम्हारे बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। एक्सपेरिमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे एक कंटेनर लिए हैं उन्होंने, मेरा कंटेनर बहुत अच्छा है, हांडी जैसा है ना, तो थोड़ा सा बड़ा कर दे तो बिरयानी का हांडी बन जाएगा। बिरयानी के लोगों को फेवरेट है, सबको फेवरेट है ना, कोलकाता में जो रहते हैं, खास करके बैरकपुर, दादा बोदी का बिरयानी फेमस, यस और नो? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है, यहाँ पे अच्छा, चलो इसको अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा ना कलाकारी थोड़ा सा दिखाते हैं। चलो ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब बात क्या है ना, इसमें ना एक हमने क्या किया, एक काइंड ऑफ थोड़ा सा पाइप अंदर घुसा दिए, ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब टाइप को घुसा दिए, और भी चीज़ें हैं, हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं इसमें, और यहाँ पे लिए हैं वही वाला चीज़ को दोबारा दिखाने के लिए, ठीक है, वो वाला यहाँ पे पाइप ऐसा, ठीक है, जो भी है। तो क्या हुआ, इसमें क्या था, इसमें पानी भरा हुआ था या फिर कोई लिक्विड भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ना यहाँ तक पानी था, इसमें क्या था, यहाँ तक पानी था, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको हीट करना स्टार्ट किए, जैसे ही हमने इसको हीट देना स्टार्ट किए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है ना, एक्सपैंड करने लगते हैं। रीज़न बताते हैं क्यों एक्सपैंड करता है, लेकिन ये एक्सपैंड करने लगता है, ठीक है। ये एक्सपैंड करने लगेगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो क्या करेगा बच्चा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो चीज़ हम लोगों को बड़ी आसानी से यहाँ पे दिख जाता है, वो चीज़ हम लोगों को बड़ी आसानी से, कि यहाँ तक लेवल इसका था ना, वाटर या फिर लिक्विड जो भी लो, इसका लेवल यहाँ तक था। अब देखना, वो जो लेवल है वो ऊपर उठ चुका है, वो जो लेवल है बच्चा वो ऊपर उठ चुका है। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तुम्हारे बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। ढंग से लिखना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 करके, वो समझाने वाला कुछ है नहीं, बोलेगा हाँ यहाँ पे एक कंटेनर लिए, पहली बार में आग लगाए, उसके बाद ये हुआ, दिस दैट, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो चीज़ देखना, कुछ है, ठीक है बेटा। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है, कि ये एक्सपैंड क्यों करता है, व्हाई इट विल एक्सपैंड। तो जैसे ही हमने हीट दिए लिक्विड को, तो उसमें क्या होगा बच्चा, बात क्या होती है लिक्विड्स में, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा लूज होते हैं, ठीक है। जैसे तुम हीट दोगे ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही तुम इसको हीट दोगे तो क्या होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर, सेम कहानी, ठीक है, कुछ है नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन
ये अगर हाँ आपको हम नहीं भी पढ़ाएंगे ना तो भी आप लिख सकते हो, कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा कुछ जाने वाला। जो बेसिक था वो हम सॉलिड में पूरा बता चुके हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप लोग 11 पे जानोगे, अभी तुम्हारे जानने का कोई स्कोप नहीं होता है, लाइक थर्मोडायनामिक्स एंड ऑल इसमें जानोगे, ठीक है। तो क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अगर सेपरेशन इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, ये एक्सपैंड कर जाएगा, क्या कर जाएगा बच्चा, एक्सपैंड कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली होता क्या है लिक्विड्स में, जैसे उसको अगर आप हीट नहीं कर रहे हो तो उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, लाइक अगर तुम मॉलिक्यूल्स लोगे, तुम अगर मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो उसके अंदर एक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सॉलिड में ये बॉन्ड जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, लेकिन इन लिक्विड थोड़ा सा वीक बॉन्ड होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि सॉलिड में ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड ये बॉन्ड थोड़ा सा ना वीक होते हैं। जैसे तुम हीट दोगे ये बॉन्ड क्या होते हैं ना टूट जाते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं टूट जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, विगोरियसली मूवमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है इधर उधर इधर उधर, जिसकी वजह से क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गया। तो दैट इज द मॉलिक्यूलर लेवल एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इसमें कुछ नहीं है, नया कुछ पढ़े क्या नहीं, ठीक है, ओके मिटाओ इस चीज को, ओके। तो आप लोग एक चीज सोच करके बताओ कि लिक्विड में कौन सा एक्सपेंशन पॉसिबल है, लीनियर एक्सपेंशन पॉसिबल है, एरिया एक्सपेंशन पॉसिबल है, या फिर सुपरफिशियल पॉसिबल है, या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन पॉसिबल है। बोलो क्या तुम बता सकते हो। जो लोग सोच रहे हो कि तीनों एक्सपेंशन पॉसिबल है उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि मान लो तुमने कोई कंटेनर लिया है ऐसा, ठीक है, उसमें ना पानी का लेवल इतना था, उसमें कोई लिक्विड लिए हो उसका लेवल इतना था, और इसी चीज को ना आप क्या कर रहे हो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, इसी चीज को आप क्या कर रहे हो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहे हो, डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। तो इसी वाले पानी को अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो इसमें पानी कितना है इतना है, तो लेंथ कितना है अच्छा इतना, और एरिया कितना है लेंथ इनटू इधर भी लेंथ होगा, तो दैट इज विल बी योर एरिया, ठीक है। और अगर आप इसी चीज को अगर आप टेस्ट ट्यूब में डालते हो, लाइक दिस, एक टेस्ट ट्यूब में डालते हो, अच्छा हाइट सेम लेना है ना, चलो ठीक है, यहाँ पे है, इसी चीज को अगर आप कोई एक टेस्ट ट्यूब में डालते हो तो ऑब्वियसली बात है पानी का लेवल ज़्यादा होगा, ये पतला सा टेस्ट ट्यूब है, ऑब्वियसली बात है टेस्ट ट्यूब में क्या होगा पानी का लेवल, ठीक है। तो दोनों पे अगर लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो लेंथ ओरिजिनल लेंथ इसमें ज़्यादा है तो एक्सपेंशन इसमें ज़्यादा है, इसमें कम, ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि लिक्विड का एक्सपेंशन पड़ रहा है ना। तो अगर मेरा लिक्विड अगर सेम है, यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड था यहाँ पे भी उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड है, तो दोनों का एक्सपेंशन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। लेकिन तुमको लीनियर एक्सपेंशन क्या बताता है, जिसका ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा है, जिसका ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा है उसका एक्सपेंशन क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका एक्सपेंशन क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे कोई लीनियर एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन नहीं होता है। अगर तुम सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हो कि यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है यहाँ पे उतने ही अमाउंट ऑफ लिक्विड है, तो बेसिकली तुम किसकी बात कर रहे हो वॉल्यूम की बात कर रहे हो ना, कि यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड यहाँ पे भी है। तो बेसिकली बात किसका कर रहे हो वॉल्यूम की बात कर रहे हो ना। इसलिए इन लिक्विड्स इट विल ऑलवेज बी अ वॉल्यूम एक्सपेंशन, नॉट लीनियर, नॉट सुपरफिशियल, ठीक है। तो बात वही है वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है। अगर तुम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करोगे तो डेल वी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, डेल वी इज इक्वल्स टू इतना इंक गिरा गया है, बहुत सारे इंक गिर गया है, चलो ठीक है। तो डेल वी इज इक्वल्स टू क्या होता है वी नॉट इंटू गामा इंटू डेल टी, इतना होता है। तो यहाँ पे डेल वी इज इक्वल्स टू क्या होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब वी नॉट लिख सकते हैं वी नॉट इंटू गामा इंटू डेल टी। तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे अगर फाइनल वॉल्यूम की बात करें वी फाइनल की बात करें तो वी नॉट इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल टी। बातें सेम है, एकदम सेम चीज़ें हैं,
वी नॉट क्या होता है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा। गामा क्या होगा, गामा पे वहाँ पे बोल रहे थे मटेरियल, यहाँ पे बोलते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर कैसा, वही बात सेम ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं। गामा को बोलते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड, कौन सा नेचर की लिक्विड है। बाकी बात सेम है, जैसे हम लोग सॉलिड में पढ़े थे वैसे ही है, सिर्फ नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करना बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं नेचर, सिंपल सी बात है। और डेल्टी मतलब तुम लोगों को पता है कि उसका जो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर होती है उसको बोलते हैं हम लोग डेल्टी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होते हैं बच्चा, सॉलिड में होगा कि लिक्विड में होगा, किसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन मोर, ये पहली क्लास में बता दिए तुम लोग। एक्सपेंशन मोर किसमें ज़्यादा होगा, सॉलिड और लिक्विड। ऑप्शन ए सॉलिड पे ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी लिक्विड पे ज़्यादा होगा। किसमें ज़्यादा होगा बच्चा लोग, सॉलिड में ज़्यादा होगा कि लिक्विड में ज़्यादा होगा, क्या तुम बता सकते हो किसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड ऑब्वियसली बात है लिक्विड, क्यों, क्योंकि इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं लिक्विड में। अकॉर्डिंग मतलब सॉलिड एंड लिक्विड को कंपेयर करोगे तो सॉलिड से ना लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होते हैं, लूजली बॉन्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं एक्सपेंशन ज़्यादा होते हैं रैदर देन सॉलिड। अब बच्चे बोलते हैं सर इस चीज़ का प्रूफ क्या है, ऑब्वियसली बात है इस चीज़ का प्रूफ है कहाँ पे, बहुत कॉमन सा प्रूफ है, बता सकते हो, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मरकरी ना, मरकरी क्या होते हैं, एक लिक्विड होते हैं, इतना छोटा सा इतना 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 अमाउंट ऑफ हम लोग मरकरी देते हैं और उससे हम लोग रीडिंग नापते हैं कि मरकरी, अच्छा हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना हो गया, कि भाई रूम टेम्परेचर कितना हो गया, जो भी है हम लोग मापते हैं। वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए मरकरी यूज़ करते हैं, क्यों, इसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तो मुझे रीडिंग लेने में आसानी होगा, ज़्यादा होगा तो रीडिंग लेने में आसानी होगा ना भाई। तो बहुत कम 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 हो रहे हो तो देख ही नहीं पाएंगे, मैग्नीफायर से लेकर के देखोगे क्या, तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, तुमको समझ में आएगा कि मान लो किसी का एक, देखो मरकरी का मान लो 1 डिग्री टेम्परेचर जो होते हैं उसको राइज कराने में इसको ना 1 डिग्री जो है वो राइज कराने से वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सपेंड करता है। अगर उसी चीज को आप सॉलिड में लेते हो तो मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला, कौन सा रीडिंग लेना ज़्यादा बेटर, कौन सा रीडिंग में आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा, इसमें कि इसमें, ऑब्वियसली बात है इसमें, क्योंकि इसमें 1.5 भी होगा तो तुम आधा ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1.5 होगा तो ढूंढते रहो 1.5 कहाँ है, 1.5 एंड 1 बात सेम ही हो जा रहे हैं, मतलब यहाँ इसका आधा ढूंढते जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर जो होते हैं उसमें किसको यूज़ करते हैं, मरकरी को यूज़ करते हैं। रीज़न वही है कि उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने से वो ज़्यादा एक्सपैंड करता है, तो रीडिंग लेने में काफ़ी आसानी होता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आया। तो ऐसे भी नहीं करना है कि बहुत बड़ा कर देना है, बहुत बड़ा करोगे तो वो लंबाई जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये एक इकोनॉमिकल चीज़ लेकर के हम लोग चलते हैं, ये एक इकोनॉमिकल चीज़ हम साथ में लेकर के चलते हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ बनाने के लिए 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो साइंस है ही, उसके ऊपर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं कि अगर मान लो तुमको बहुत अच्छा रीडिंग लेना है, ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, और तुमने थर्मोमीटर ना एक घर जैसा बना दिया इतना बड़ा, तो वो तो इकोनॉमिकल है नहीं, तुमको अगर छोटे से काम चल जाता तो छोटे से काम चलाओ, ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी बात है, लेकिन बात हम ये यहाँ पे ये समझाना चाहते थे कि सॉलिड से लिक्विड के एक्सपेंशन ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से मरकरी यूज होते हैं थर्मोमीटर्स। मेरी बात समझ में आ गया, ओके चल। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर लिक्विड एक्सपेंशन, ठीक है। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन पे क्या होगा, वॉल्यूम नहीं, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, ठीक है। ये इसका जो डिटेल फील है ना वो तुम कहाँ पे मिलेगा, तुमको थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा। तो वो सब तो कुछ है नहीं तुम्हारे सिलेबस पे, कि सिर्फ ये दिया गया है कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस जो होते हैं, ये इसका जो एटॉमिक लेवल पे बात है उसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल की अगर बात होगा तो वही वाला कहानी, अगर तुम हीट देते हो तो मॉलिक्यूल का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है इंक्रीज होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन
इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज होगा बच्चा, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ये एक्सपेंड कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर, अच्छा बोर्ड दिख रहा है ना, हाँ एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो बात क्या था इसमें बात क्या है, बस कहानी देख रहे हो ना, सेम टू सेम, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें होती है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, पीवी ग्राफ, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में 11 पे जा करके, ठीक है। उसमें गैस को लेकर के बात किया जाता है कि उसका टेम्परेचर ये होता है तो क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम लोग अभी तुम्हारे सिलेबस पे नहीं है, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे बात था, ये बता दिए। और एक चीज़ जो बताते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन कहाँ पे होता है, गैसेस पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किसमें होते हैं, गैसेस में। क्यों होते हैं, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं, बहुत लूजली। जैसे थोड़ा सा हीट मिला, टूट गया और इधर उधर भटकने लगा, तो उसमें क्या होता है, सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम उसको पकड़ करके नहीं रख सकते तो बहुत दूर दूर भाग जाएगा ना, तो वही होता है। अगर तुम उसको पकड़ करके नहीं रख सकते, पकड़ करके कौन रखता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पकड़ करके रखता है, नहीं भाई तुमको जाने नहीं देना है। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे वो फोर्स बहुत कम होते हैं, एकदम लूजली होते हैं, बस थोड़ा सा हीट दो बहुत दूर दूर भाग जाएगा। यही बात समझ में आ गया। जैसे डिवोर्स होते हैं ना, अगर हस्बैंड और बीवी दोनों में ज़्यादा प्यार नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा प्यार बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा, तो बाहर से कोई एक लोग आया कुछ बोल दिया तो क्या हो जाएगा, बिछड़ जाएगा ना, बात वही है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है, क्या बताया इसमें, ठीक है, ओके। चलो बताओ, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर और क्या है, ठीक है, और क्या है एड में, और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अब जो पढ़ाने जा रहे हैं इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तुम्हारे बुक में थोड़ा सा दो चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा बच्चों, ठीक है। लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो पहले आते हैं लैटेंट हीट पे, पहले आते हैं लैटेंट हीट पे, ठीक है। ठीक है चलो, तो लैटेंट हीट का पहले ना एक काम करते हैं, लैटेंट हीट का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि लैटेंट हीट क्या है। तो स्पेसिफिक लिखना ज़्यादा बेटर है, लिख लो स्पेसिफिक लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट हीट एनर्जी, the amount of heat energy क्या यार स्पेलिंग ही नहीं आ रहा है आज, क्या हो गया। the amount of heat energy absorbed or released, absorbed, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, absorbed or released, the amount of heat energy absorbed or released per unit mass is called specific latent heat, specific latent heat। मेरी बात समझ में आया कुछ नहीं, क्या बोली, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो कुछ समझे नहीं बात क्या हुआ। बात क्या होती है बच्चों, बात क्या होती है कि हम लोगों का जो, अगर हम कोई भी बॉडी को हीट देते हैं तो उसमें अंदर क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक बॉडी है या फिर कोई भी लिक्विड जो भी है, ये मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। इसको अगर हम हीटेड ऑफ करेंगे, इसको हम हीट देंगे तो ये बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, मान लो 20 डिग्री। तो ये क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब किया या फिर हीट रिलीज किया। लेकिन अगर हम बोलते हैं बेटा इसको, लेकिन अगर हम बोलते हैं
कि मान लो 0 डिग्री के आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है बच्चा, आइस है, और ये मेल्ट हो गया, और ये मेल्ट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाटर पे। ये बात समझ में आ रही है कि आइस से ये वाटर बन गया। आइस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 0 डिग्री, और वाटर भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर पे चेंज हुआ। यहाँ पे तो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, कोई भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना, कोई भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब क्या हुआ, नहीं हुआ। ऐसे ना बोल सकते क्या? हम लोगों को क्या लगता है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, दोनों का टेम्परेचर तो चेंज तो हो नहीं रहा है। तो बेसिकली क्या ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो सब बच्चे सोचते हो कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, दोस आर रॉन्ग। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या होते हैं, हीट एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होते हैं। उस हीट को लेकर के ही ये वाटर बनते हैं। तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं हुआ, फिर भी इसको हीट एनर्जी लग रहा है, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ये सॉलिड से लेकर के लिक्विड में कन्वर्ट होता है। दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट, छुपा हुआ सा हीट, दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आया कि लैटेंट हीट का मतलब क्या है, कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हीट देने से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। अगर मेरा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तब जो हीट एनर्जीज को रिक्वायर्ड होते हैं, हीट एनर्जीज को रिक्वायर्ड होते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट। उस हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। जैसे अगर आप बात करोगे, जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे अगर आप बात करोगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना मेरा वाटर है, ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना मेरा स्टीम है, तो किसमें हीट कंटेंट ज्यादा होगा, किसमें हीट कंटेंट ज्यादा होगा? हीट कंटेन विल मोर, हीट कंटेन विल मोर किसमें होगा? ऑप्शन ए वाटर पे होगा, ऑप्शन बी स्टीम में होगा, ऑप्शन बी स्टीम में होगा। क्या तुम बता सकते हो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो सब बच्चे बता रहे हो कि स्टीम होगा, दोज आर करेक्ट। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? देखो बात क्या हुआ यहाँ पे, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। बात क्या हुआ, ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से स्टेट में है, लिक्विड में ना, ये कौन से स्टेट में है, अच्छा लिक्विड ना, और किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में ना, किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में ना। तो लिक्विड से अगर ये गैस पे जाता है, लिक्विड से अगर ये गैस पे जाता है, तो स्टेट को चेंज कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं बच्चा, स्टेट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लिक्विड से गैस पे आ रहे हैं। तो स्टेट को चेंज करने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल जरूरत होता है। हीट एनर्जी की जरूरत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जरूरत होगा। तो ये जो लिक्विड है, ये कुछ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके ना गैस बना, कुछ हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ना ये गैस बना। दैट स्पेशल हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट, जो टेम्परेचर को राइज नहीं कराते हैं, जो सिर्फ स्टेट को चेंज कराते हैं। जो हीट ना स्टेट को चेंज कराने में काम पे आता है, उसको बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट। लाइक अगर एक एग्जांपल और ले ले, तो बात क्या है, वैक्स पता है, वैक्स इसको बंगाली में मोम बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मान लो यहाँ पे वैक्स जो है ये सॉलिड है, कितने डिग्री पे बचा? 55 डिग्री पे। अगर मान लो यहाँ पे वैक्स है लिक्विड स्टेट में, और ये भी कितने टेम्परेचर पे है? 55 डिग्री पे। बेसिकली होता क्या है, देख लो,
एक बार एग्जाम्पल पूरा का पूरा ही दिखा देते हैं, ठीक है। मान लो मेरा 45 डिग्री वैक्स बता रहे हैं, ठीक है, वैक्स की बात कर रहे हैं। 45 डिग्री टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे 45 डिग्री टेम्परेचर है वैक्स का। 1 सेकेंड के बाद उसका टेम्परेचर हुआ 50 डिग्री, 2 सेकेंड के बाद उसका टेम्परेचर हुआ 55 डिग्री, 3 सेकेंड बाद उसका टेम्परेचर होगा 55 डिग्री, 4 सेकेंड बाद उसका टेम्परेचर होगा 55 डिग्री, 5 सेकेंड बाद हो सकता है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री पे पहुंच गया, एंड 6 सेकेंड बाद उसका टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन गया। वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो बात क्या था कि यहाँ पे वैक्स था, ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वैक्स था और इसको हम हीट एनर्जी दे रहे थे, इसको हम हीट एनर्जी दे रहे थे, ठीक है। तो जैसे हमने हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया उसका टेम्परेचर राइज हुआ, अगेन टेम्परेचर राइज हुआ, अब जा करके इसका टेम्परेचर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया, अब जा करके कुछ देर के लिए इसका टेम्परेचर क्या हो गया बच्चा, कांस्टेंट हो गया। तो जब ये कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर, क्या हम हीट देना बंद कर दिए? नहीं बंद किए हैं, कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है ये क्या सिग्निफाई करता है? It will signify its melting point. It will signify its melting point. Constant temperature. तो इसलिए जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखते हैं ना, इसमें कीवर्ड होना चाहिए दैट कि जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट पे वो रीच कर जाएगा ना तो कुछ देर के लिए उसका टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट हो जाते हैं। क्यों कांस्टेंट होता है? इस वाले पोजीशन पे, इस वाले सेगमेंट पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे जो हीट एनर्जी लग रहा है, ये 3 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक जो हीट एनर्जी मेरा लग रहा है, वैक्स जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट एनर्जी, ये इस एनर्जी का काम क्या है? वैक्स को सॉलिड से लिक्विड में बदलना। वैक्स को क्या करना बच्चा? सॉलिड से लिक्विड में बदलना। तो ये जो 55 डिग्री पहली बार ये पहुंचा है, इसमें ये सॉलिड स्टेट में था, इसमें ये क्या था बच्चा? सॉलिड स्टेट में था। जब एंड पे, जब और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, उसके बाद टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तब ये पूरा का पूरा क्या बन गया है? लिक्विड बन गया है। लेकिन क्या यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है, यहाँ पे भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। अच्छा, मेरी बात समझ में आया? यहाँ पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। तो ये जो सॉलिड से लेकर के लिक्विड पे कन्वर्ट हो रहा है, जिसके लिए मुझे हीट एनर्जी चाहिए होगा, उसके लिए मुझे कुछ एनर्जी चाहिए होगा, दैट हीट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड लैटेंट हीट। दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड लैटेंट हीट। तो इसका मतलब क्या? सॉलिड तो यहाँ पे है 55 डिग्री, मान लो इसके पास एनर्जी था, इसके पास हीट एनर्जी था मान लो 80 कैलोरी, ठीक है। जैसे वो लिक्विड में, मान लो लेड, ये लेड है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये लेड है, ठीक है, हम मान रहे हैं समझाने के लिए सिर्फ। अच्छा, बोर्ड दिखाई दे रहा है, ओके। तो मान रहे हैं कि 55 डिग्री पे जब ये पहली बार पहुंचा सॉलिड पे, तो उसके अंदर एनर्जी कितना था? 80 कैलोरी। अब क्या हुआ? जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसके अंदर ना कुछ लैटेंट हीट तो ऐड होगा, क्योंकि इस स्टेट में तो हीट ऐड होते जा रहे हैं। तो इसके साथ मान लो 10 कैलोरी सॉरी, इसके साथ 10 कैलोरी ऐड हो गया, तो अल्टीमेटली जब लिक्विड में पहुंचेगा इसका जो एनर्जी होगा ये 90 कैलोरी बन जाएगा। मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, हीट एनर्जी ज़्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। तो ये जो 10 कैलोरी इसके साथ ऐड हो रहा है इन दैट स्टेट दैट पर्टिकुलर हीट एनर्जी इज कॉल्ड लैटेंट हीट। मेरी बात समझ में आया? क्लियर? ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है, जब भी ना फिजिक्स में ये स्पेसिफिक वाला वर्ड देखोगे ना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ये जो स्पेसिफिक वाला बात देखोगे ना, स्पेसिफिक मतलब होता है पर यूनिट मास। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? पर यूनिट मास। अगर हम लैटेंट हीट की बात करते तो ये स्पेसिफिक, ये यूनिट मास नहीं लिखते। स्पेसिफिक जब भी देखोगे तो पर यूनिट मास में उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। लैटेंट हीट स्टेट चेंज करने के लिए, स्पेसिफिक लैटेंट हीट स्टेट चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसका पर यूनिट मास पे जो हीट एनर्जी लग रहा है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट। मेरी बात समझ में आ रहा है?
मतलब जब भी स्पेसिफिक वाला वर्ड यूज करेंगे तो ले लेंगे पर यूनिट मास, तब जा करके मेरा जो क्वांटिटी बनेगा वो हो जाएगा स्पेसिफिक। तो लैटेंट हीट अगर क्यों होता है, सॉरी, अगर लैटेंट हीट की बात करें, लैटेंट हीट की बात करें, ये क्या अच्छा, लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट की अगर बात करें, दैट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, क्यों मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास मतलब मास को कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर पे कि न्यूमरेटर पे, ऑब्वियसली बात है डिनोमिनेटर पे। मेरी बात समझ में आया? तो ये स्पेसिफिक लैटेंट हीट जो होते हैं ये Q/m होते हैं, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट। जैसे अगर हम इसके यूनिट्स की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट क्या हो सकता है, इसका यूनिट क्या होता है, हो सकता है जूल पर केजी। अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, जूल पर केजी, जूल पर क्या होगा, केजी ना बच्चा। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बात करें, मिटाओ इस चीज को क्या, इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट तो लिख ही सकते हो। अच्छा, बहुत बच्चे सोचेंगे इसे जूल पर केजी कैसे आ गया। अच्छा, ये क्यू मतलब क्या है, हीट एनर्जी दैट इज इक्वल टू जूल, एंड ये क्या है, मास दैट इज इक्वल्स टू केजी। तो क्या हो गया, जूल पर केजी ना। तो लैटेंट हीट का यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी। मेरी बात समझ में आ गया? अब मिटाओ इसको, ओके। अब बात क्या है कि अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि मेरे पास आगे तो बोलिए, मेरे पास क्या, मेरे पास एक लिक्विड है, वाटर है, जिसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का बता रहे हैं, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया है कितना, 334 जूल पर ग्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका स्पेसिफिक, ऑब्वियसली बात है, बार बार बोल रहे हैं, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया है 334 जूल पर ग्राम। इसका मतलब क्या है कि इसका जो लैटेंट हीट है L जो होगा दैट इज इक्वल टू 334 जूल पर ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम आइस को, इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया गया ना, फ्यूजन मतलब क्या, मेल्टिंग, आइस से लेकर के वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चा कि 1 ग्राम आइस को, 1 ग्राम आइस को अगर 1 ग्राम आइस को अगर 1 ग्राम वाटर पे कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम आइस को अगर 1 ग्राम वाटर पे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हीट एनर्जी कितना जरूरी है, 334 जूल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जरूरत होता है 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर पे कन्वर्ट करने के लिए। बट द टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये भी 0 डिग्री, कोई टेम्परेचर चेंज इसमें होगा नहीं। तो 1 ग्राम आइस को कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे 1 ग्राम आइस, सॉरी 1 ग्राम वाटर एट दैट टेम्परेचर चेंज करने के लिए तुमको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर फ्रीजिंग की बात करोगे, वाटर 1 ग्राम वाटर से आपको 1 ग्राम आइस पे कन्वर्ट करना है, तो अगर आप फ्रीजिंग की बात करते हो, अगर आप फ्रीजिंग की बात करते हो तो फ्रीजिंग के लिए भी कितना होगा कि वाटर से आइस में जाने के लिए हीट को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, जो भी बोलो। तो 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम आइस में बदलने के लिए उसको कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करना पड़ेगा, 334 जूल अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करना पड़ेगा, तब जाकर के 1 ग्राम ऑफ वाटर at a fixed temperature will converted into 1 gram of ice at that temperature। तो अभी फिलहाल के लिए फ्यूजन ही पढ़ते हैं। तो फ्यूजन का मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वाला नहीं पढ़ते, ठीक है।
सिंपल बात है, अगर तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसको एक बार और बता रहे कि आइस का स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया गया है इतना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम आइस को एट अ फिक्स टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर पे बदलने के लिए एट दैट टेम्परेचर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, 334 जूल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर बात करते हैं तो उसमें होता है अगर बच्चों लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात हम लोग करते हैं कि मान लो वाटर का लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कुछ ऐसा होता है, कितना होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लिखो ऐसे, अच्छा लिखा हुआ है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर तुमको दिया गया है, कितना दिया गया अच्छा, 2260 इतना जूल होता है कि केजी जूल होता है, अच्छा मुझे नहीं, किलो जूल पर केजी लिख लो, ठीक है, किलो जूल पर केजी। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना दिया गया बच्चा, 2260 किलो जूल पर केजी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका अगर आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, बट इसका मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मीनिंग सिंपल सी है कि अगर आपको बोला गया है कि लैटेंट हीट इज इक्वल टू दैट मच, इसका मतलब 1 kg ऑफ वाटर, वेपराइजेशन बोला गया ना, 1 kg ऑफ